म्यूटेशंस एब्रप्ट इनहेरिटेबल चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में हों, और ये जो चेंजेस हैं ये क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी। तो इन एब्रप्ट इनहेरिटेबल क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो एब्रप्ट इनहेरिटेबल क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में हों तो उन चेंजेस को हम म्यूटेशंस कहते हैं। जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। तो जब भी कभी डीएनए में कोई चेंज आएगी तो वो मैसेंजर आरएनए में जाएगी और उसके बाद ये प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में, प्रोटीन्स हैं में जाएगी और ये जो चेंजेस हैं इनको हम म्यूटेशंस कहेंगे। ये फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होंगी। क्योंकि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ATGC। वैसे ही आरएनए जो है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिडीन जो है वो यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है। तो जब भी डीएनए के किसी भी न्यूक्लियोटाइड में एक बेस हो सकता है, एक बेस पेयर हो सकता है या कई बेस पेयर हो सकते हैं, जब उनमें चेंजेस आएंगी तो वो फिर आरएनए में जाएंगी, मैसेंजर आरएनए में, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में, और ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बनेगा और उसके बाद जब ट्रांसलेशन होगी तो वो प्रोटीन्स में जाएगा। जो डिफेक्ट है, अल्ट्रेशन जो है या चेंज है, और वो जो प्रोटीन है, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, तो उनमें वो रिफ्लेक्ट होगा और वो चेंज जो है वो फिनोटिपिकली जो है वो एक्सप्रेस होगी। अब ये जो चेंजेस आएंगी, एब्रप्ट चेंजेस आएंगी, वो कैसे आ सकती हैं, किन कारणों से आ सकती हैं? वो कारण है कि रेडिएशन से आ सकती हैं, रेडिएशन के इफेक्ट से आ सकती हैं, फिजिकल फैक्टर्स से आ सकती हैं और केमिकल से आ सकती हैं, और इनको हम कहते हैं म्यूटाजेंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो म्यूटेशंस कॉज करें उनको हम म्यूटाजेंस कहेंगे। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। अब जब एनवायरमेंट अफेक्ट करेगी और उनमें एब्रप्ट चेंज आएगी तो हमारे पास जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक सेल है जो कि सोमैटिक सेल की तरह बिहेव करेगा और जर्मिनल सेल की तरह भी बिहेव करेगा। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें सेम सेल जो है वो सोमैटिक सेल होगा और वही सेल जो है वो जर्मिनल सेल होगा। अब जो ये चेंजेस आएंगी या म्यूटेशंस आएंगी ये रैंडम मैनर में आती हैं, और रैंडम मैनर का मतलब है कि जो चेंजेस आएंगी ये जो हैं वो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आएंगी, नॉट डायरेक्टेड
टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं आएंगी, इसलिए हम उनको रैंडम मैनर में कहते हैं। म्यूटेशन जो है वो रैंडम मैनर में अकर करती है। अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनिज्म का वो उसको अफेक्ट करता है, और जब एनवायरनमेंट अफेक्ट करेगा तो वो नेचुरल म्यूटेशंस होंगी। उसी तरह अगर लैब में, लेबोरेटरी में अगर ऑर्गेनिजम्स में फिजिकल फैक्टर्स का, रेडिएशंस का, केमिकल्स का, जिनको हम म्यूटेशंस कहते हैं, उसका इफेक्ट जो है वो देखा जाए तो उसको हम आर्टिफिशियल म्यूटेशंस कहेंगे। तो जो नेचर में आकर करेंगी वो नेचुरल होंगी, तो वो रेडिएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये, और लैब में होंगी तो वो आर्टिफिशियल म्यूटेशंस होंगी, और उनको कॉज करने वाले जो फैक्टर हैं उनको हम म्यूटाजेंस कहेंगे। अब क्योंकि ये जो म्यूटाजेंस हैं या जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो जर्मिनल सेल्स को अगर अफेक्ट करें तो वो म्यूटेशन जो है वो इनहेरिटेबल होगी। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें एक ही सेल सोमेटिक सेल की तरह बिहेव करता है, और वही सेल जो है वो जर्म सेल की तरह एक्ट करेगा। जब प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो जो प्रोटोजोन है वो सारे के सारे सोमेटिक सेल्स वाले फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करता है, चाहे वो ऑस्मोरेगुलेशन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, डाइजेशन हो, इजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो वही सेल जो है वो परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ वही सेल एसेक्सुअल मोड से या सेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करने में भी उस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है। तो एक ही सेल सोमेटिक सेल की तरह बिहेव करता है और वही सेल जर्म सेल की तरह बिहेव करता है। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ऑनस्लॉट है, इफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ऑनस्लॉट जो है, इफेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि जो जर्मिनल सेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। सोमेटिक सेल जो है वो बाहर हैं और जर्म सेल जो है वो अंदर हैं, और वो सोमेटिक सेल्स से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो चेंजेस आएंगे वो सोमेटिक सेल्स तक ही रहेंगे, और जर्म सेल्स तक वो बड़े रेयर पहुंचते हैं, और जब तक वो जर्म सेल्स तक नहीं जाएंगे तब तक वो चेंजेस जो हैं वो इनहेरिट नहीं होंगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को नहीं जाएंगी। म्यूटेशंस हैं, अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे पहले 1791 में सेठ राइट ने चेंजेस को या म्यूटेशंस को ऑब्जर्व किया। जो चेंजेस आई, इसके पास एक फ्लॉक था शीप का, और फ्लॉक में सभी शीप जो थी उनकी टांगें जो थी वो लंबी थी,
लेकिन एक दिन उसने अपने फ्लॉक में ऑब्जर्व किया कि एक लैम्ब है, वो छोटी टांगों वाला है। उसके कारण वो जो पत्थर की दीवार जो बनाई थी उसने, एक खेत से दूसरे खेत में वो क्रॉस ना करें, वो उसको फांद नहीं सकता था छोटी टांगों की वजह से। तो उस छोटी टांगों वाले लैम्ब को उसने ब्रीड करवाया और उसके पास खूब सारे जो थे वो लैम्ब जो थे, शीप जो थे, वो छोटी टांगों वाली हो गई, जिनको उसने एंकन शीप कहा। एंकन शीप जो है वो है शीप जिनकी छोटी टांगे होती हैं। वर्ड है, इसको सबसे पहले यूज किया ह्यूगो डी वरीज ने जब वो स्टडी कर रहा था इवनिंग प्राइमरोज को। इवनिंग प्राइमरोज जो है ओइनोथेरा लमार्कियाना, तो ह्यूगो डी वरीज ने जब ओइनोथेरा लमार्कियाना में चेंजेस देखी तो बाद में पता लगा कि वो जो चेंजेस थी, म्यूटेशन जो थी, वो थी क्रोमोसोमल एब्रेशन के कारण, प्लॉइडी के कारण, और नंबर क्रोमोसोम्स का जो था उसमें चेंज होने के कारण, तो एनिप्लॉइडी के कारण या पॉलीप्लॉइडी के कारण और क्रोमोसोमल एब्रेशंस के कारण, इसके कारण जो थी वो म्यूटेशंस हुई और इन म्यूटेशंस को हम कहते हैं ग्रॉस म्यूटेशंस। मॉर्गन ने सबसे पहले ये म्यूटेशंस स्टडी की फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। अब जो चेंज मॉर्गन ने ऑब्जर्व की वो थी कि जो वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला है रेड आइड है और म्यूटेशंस के कारण उसमें कुछ जो फ्लाइज थी वो वाइट आइड हो गई। तो ये जो म्यूटेशन ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने देखी, उसके बाद ड्रोसोफिला में खूब सारी वेरिएशन जो हैं वो स्टडी की, म्यूटेशन स्टडी की, और हंड्रेड्स में ये म्यूटेशन जो है वो ड्रोसोफिला में होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स होते गए और रोडेंट्स में, लोअर एनिमल्स में, प्लांट्स में ये म्यूटेशन जो थी वो स्टडी होती गई। अब ह्यूमन बीइंग्स में जो म्यूटेशंस हैं, ये हेयर कलर में चेंज आ सकती है, आइज कलर में चेंज, स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसमें चेंज, इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, और फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं म्यूटेशंस की ह्यूमन बीइंग्स में है। अब ये म्यूटेशंस एक्ट कैसे करेंगी? एब्रप्ट चेंज जो है वो जेनेटिक मटेरियल में आती है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स का वो डीएनए है। तो और ये डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड्स का ATGC का बना हुआ है। तो जब भी इन न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज आएगी, चाहे वो डिलीशन से आए
चाहे वो एडिशन से आए चाहे वो सब्स्टिट्यूशन से आए, तो क्या होगा कि ये डीएनए जो है जब ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो उसमें चेंज आएगी, और जब मैसेंजर आरएनए में चेंज आएगा तो जो ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड का उस कोड के लिए होगा वो डिफरेंट होगा और उससे प्रोटीन्स में अलग या डिफरेंट अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होगा। अब क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं, तो ये डिफेक्टिव प्रोटीन के कारण ये एंजाइम जो है वो भी डिफेक्टिव होगा, और जब ये डिफेक्टिव एंजाइम होगा या डिफेक्टिव प्रोटीन होगा तो उसके स्ट्रक्चर में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आ जाएगी, और वो जो चेंज आएगी उससे मेटाबॉलिज्म जो है वो इनहिबिट होगा, और उसके कारण फिनोटाइपिक चेंज जो है वो ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व होगी। तो जब एमआरएनए में चेंज आएगी उसके कारण जो ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को एमआरएनए पे लेके आएगा। इसके कारण जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है प्रोटीन का, एंजाइम का, वो अल्टर कर जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, और उस कारण जो एंजाइम बनेगा या प्रोटीन बनेगी वो डिफेक्टिव प्रोटीन होगी नॉर्मल से, और वो डिफेक्टिव प्रोटीन या एंजाइम किस फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। उसके कारण जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है उस एंजाइम का या प्रोटीन का वो चेंज कर जाएगा, अल्टर कर जाएगा। अब ये म्यूटेशंस कितनी तरह की हैं? म्यूटेशंस को डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली जो टाइप है वो म्यूटेशंस हैं जो किस टाइप के सेल में वो अकर करती हैं। तो म्यूटेशंस जो हैं बेस्ड ऑन सेल टाइप। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में दो तरह के सेल हैं, एक हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरे हैं जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स में अगर म्यूटेशंस हों तो उनको सोमेटिक म्यूटेशंस कहते हैं, और जर्म सेल्स में होंगे तो उनको जर्मिनल। तो इन दो टाइप के बेस पर हम म्यूटेशंस को क्लासिफाई करते हैं, सोमेटिक म्यूटेशंस और गैमेटिक म्यूटेशंस। जो सोमेटिक म्यूटेशंस हैं वो अकर करेंगी सोमेटिक सेल्स में। ऐसी म्यूटेशंस जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में अकर करेंगी उनको हम सोमेटिक सेल म्यूटेशंस कहते हैं या सोमेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। ये जो म्यूटेशंस हैं ये जनरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं होंगी, क्योंकि ये म्यूटेशंस सोमेटिक सेल्स में अकर कर रही हैं, जर्मिनल सेल्स में नहीं कर रही। तो ये म्यूटेशन जो है इनहेरिटेबल नहीं होंगी। लेकिन अगर जब जाइगोट डेवलप कर रहा है तो उसके सेल्स जो कि सोमेटिक सेल्स बनाएंगे
उनमें अगर कोई म्यूटेशन अकर करती है तो वो म्यूटेशन जो है उन सेल्स में कैरी होगी, और जब वो कैरी होगी तो हमारे पास जो यंग वन होगा उसमें दो टाइप के सेल्स होंगे, सोमैटिक सेल्स। एक तो होंगे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स और एक होंगे म्यूटेटेड सोमैटिक सेल्स। तो उसको हम कहते हैं मोज़ाइक जो है वो बन जाएगा। तो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स बनेंगे और म्यूटेशन कैरिंग जो हैं वो बन जाएंगे, और कुछ सेल्स जिनमें म्यूटेशन नहीं हुई है जो सोमैटिक सेल्स बनाएंगे वो तो नॉर्मल होंगे, लेकिन वो सेल्स जो उस म्यूटेटेड सेल से बनेंगे सोमैटिक सेल्स, उनमें वो म्यूटेशन कैरी होगी क्योंकि जाइगोट में म्यूटेशन करती है। तो उस हिसाब से कुछ बॉडी पार्ट जो है वो नॉर्मल होंगे, कुछ में म्यूटेशन वाले सेल्स होंगे, तो उसको हम कहते हैं मोज़ाइक। अब क्योंकि ये इनहेरिटेबल नहीं है म्यूटेशंस, फिर भी ह्यूमन बीइंग्स में कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि सोमैटिक म्यूटेशंस के कारण होती हैं, और वो डिजीजेस हैं यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा और हेटेरोक्रोमिया ऑफ आइरिस। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनमें भी सोमैटिक सेल्स में जब म्यूटेशन होगी तो वो मैलिग्नेंट या कैंसर सेल्स बन जाएंगे। जो सेकेंड टाइप की म्यूटेशंस हैं वो है गैमेटिक या जर्मिनल सेल म्यूटेशंस। तो जो गैमेटिक म्यूटेशंस हैं वो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं बॉडी के, जो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनमें जब म्यूटेशन होगी तो उनको जर्मिनल सेल म्यूटेशंस या गैमेटिक म्यूटेशंस कहते हैं। और ये जितनी भी म्यूटेशंस होंगी वो सारी की सारी इनहेरिटेबल हैं क्योंकि ये जर्मिनल सेल्स में अकर करती हैं। जो ये जर्मिनल गैमेटिक म्यूटेशंस हैं, ये जर्मिनल म्यूटेशंस हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगी नई स्पीसीज के लिए और एवोल्यूशन के लिए। सेकेंड टाइप की जो म्यूटेशंस हैं, जो बेस बनता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के हिसाब से जो म्यूटेशंस हैं वो हैं, पहली तो है पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होंगी जिसमें कि डीएनए के एक छोटे से पार्ट में अल्ट्रेशन आए या चेंज आए। वो चेंज जो है एक बेस की हो सकती है या एक बेस पेयर की हो सकती है। तो ऐसी म्यूटेशंस जो कि डीएनए के स्मॉल सेगमेंट में अकर करें और उसकी वजह हो एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशंस। अब ये जो पॉइंट म्यूटेशंस होंगी वो तीन टाइप से अकर कर सकती हैं, तीन कारणों से अकर कर सकती है। एक तो डिलीशन हो जाए, जो कोडोन का, जो ट्रिपलेट कोडोन का एक बेस जो है वो चेंज हो जाए
डिलीट हो जाए। दूसरे, एक बेस जो है वो ऐड हो जाए। और तीसरा, एक बेस जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए। नंबर वो वही रहेगा लेकिन वो सब्स्टिट्यूट हो गया, ए की जगह जी आ गया। तो उस कारण जो है ये पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती हैं, डिलीशंस के कारण हो सकती हैं। ये ATG, ACC, AGGTC एक न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट है DNA की स्मॉल फ्रेगमेंट पर। डिलीशंस में क्या होगा, ये जो C वाला पोर्शन है ये डिलीट हो गया, और जब ये डिलीट हुआ तो ये बचा ATGAC, AGGT और C। दूसरा है एडिशन, एक बेस जो है वो ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये हमने C डिलीट किया था, एक बेस जो है वो ऐड हो गया। तो यहाँ पे जब ऐड होगा तो ये बन गया ATGA, CA, GGT और C। तो ओरिजिनल है ATGACC। अब ये वाला जो A है एडेनिन जो है वो उसमें ऐड हो गया। तो पहले वाले में एक न्यूक्लियोटाइड डिक्रीज किया, डिलीट हुआ। दूसरे वाले में एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो गया। जो तीसरा है वो है बेस सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ कि ATGAC, ये जो C है इसकी जगह आ गया T, और फिर AGGT और C। तो ये वाला जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बजाय साइटोसिन के ये थाइमिडीन आ गया। अब जो ये डिलीशंस और एडिशन होगी न्यूक्लियोटाइड की, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो नॉर्मल है वो है ATG, ACC, AGG। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट कोडोन है, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, 3 बेसिस। तो जो नॉर्मल है उसमें पहला है ATG, दूसरा है ACC, तीसरा है AGG और फिर TC के साथ एक और आ जाएगा। ये तो नॉर्मल है। अब हुआ क्या, डिलीशंस के केस में ये C वाला जो था वो डिलीट हो गया। अब हमारे पास बचा ATG, ACA, GGT और C जो है वो आगे चला गया। एडिशन में हुआ ATG, ACA, CAG और GTC। तो इन नॉर्मल में और इसमें फर्क क्या हुआ कि ATG तो जो है वो कॉमन है एक अमीनो एसिड के लिए। इसमें क्या हुआ, जो ACC वाला जो B अमीनो एसिड आता है सपोज, तो ये हो गया ACA। और जब ये ACA हुआ तो बजाय B के ये हो सकता है D अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो। तो इसमें भी D होगा और इसमें भी D होगा। अब AGG के बजाय ये GGT बना, तो इसमें अमीनो एसिड अलग होगा। और इसमें ACC की बजाय ACA आया, और उसके बाद AGG की जगह CAG आया, और फिर TC के साथ जो भी था वो GTC आया। इन दोनों केसेस में, एडिशंस और डिलीशन के केस में, जो न्यूक्लियोटाइड डिलीट हुआ या ऐड हुआ उसके कारण जो मैसेज है मैसेंजर RNA पे वो आउट ऑफ फ्रेम चला गया। होना तो ये ACC था, वो ACA हो गया, फिर AGG की जगह वो GGT हो गया, और फिर आगे शिफ्ट कर दिया। तो डिलीशन और एडिशन के कारण ये
मैसेज जो था, जो रीड कर रहा है, वो आउट ऑफ फ्रेम चला गया, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहते हैं। तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जब डिलीशन होगी तो अगर ये 5 वाला डिलीट हो गया तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस बना वो बना 1 2 3 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, ये डिलीट 5 जो है वो डिलीट हो गया, तो हमारे पास 4 5 6 जो है वो बन गया 4 6 7। जो 7 है वो नेक्स्ट अमीनो एसिड वाले का, वो जेनेटिक कोड जो है वो नेक्स्ट उसके लिए है, लेकिन वो इस साइड आ गया। तो ये 4 5 6 की बजाय ये 4 6 7 बन गया। वैसे जब ऐड होगा तो 1 2 3 ठीक है, अब 4 5 6 की बजाय ये जो 5वां ऐड हुआ है ये बन गया 4 5 5, और उसके बाद ये बन गया 6 7 8 9 10 11। तो जो रीड कर रहा है कोडोन जो है वो शिफ्ट कर गया, फ्रेम से बाहर चला गया, ये इसमें चला गया, ये और ये इसके साथ चले गए, तो ये आउट ऑफ फ्रेम चलेगी, जिसको कहते हैं। जहाँ 4 5 6 7 8 9 है वहाँ पे डिलीशन के कारण 4 6 7 8 9 10 बन 8 9 10 चला गया, और जहाँ ऐड हुआ है वहाँ 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 आ गया, तो वो शिफ्टिंग हो गई, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो दूसरी तरफ हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। जब सब्स्टिट्यूशन वाला होगा तो उसमें जो है सिर्फ वही ATG वाला सेम, AGG वाला सेम, TC वाला सेम रहेगा, सिर्फ ये जो ACT वाला जो है उसमें एक बेस जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी। जैसे एक अमीनो एसिड जो A आना था उसकी जगह B आ जाएगा, लेकिन इसमें एक ही अमीनो एसिड चेंज नहीं होगा, इसमें एक ये चेंज होगा, एक ये होगा, फिर अगला होगा, इसमें ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो एक बार जो सीक्वेंस में सारे के सारे जो कोड हैं वो चेंज हो जाएंगे फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन या एडिशन के कारण, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो सीक्वेंस में है वो सारे के सारे जो हैं वो अल्टर कर जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही अमीनो एसिड जो है वो अल्टर करेगा प्रोटीन या एंजाइम में। जैसे हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S, तो जो 6 नंबर पे अमीनो एसिड आता है नॉर्मल में वो आता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जब उसका बेस सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो ग्लूटामिक एसिड की बजाय वो अमीनो एसिड वैलीन जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन A जो है एडल्ट वाला वो सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन बन जाता है।